सीएम धामी की कैबिनेट बैठक चल रही है। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये मीटिंग है। अब यहाँ अहम यह है कि कई तरीके के प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, कैबिनेट की मीटिंग चल रही है सीएम धामी की अध्यक्षता में, और अब माना जा रहा है कि इस मीटिंग से कई प्रस्तावों पर मुहर की खबर आ सकती है। यानी चर्चा चल रही है, इस मीटिंग में मंथन हो रहा है तमाम ऐसे प्रस्तावों पर जो जनता से जुड़े हैं और इनको लेकर कभी भी खबर आ सकती है। बाकी क्या चल रहा है ये जानते हैं हमारे सहयोगी विनोद से, फोन लाइन पर वो मौजूद है। तो विनोद, कब तक खत्म हो जाएगी ये मीटिंग और कौन कौन से प्रस्ताव है जो प्रपोज्ड हैं जिस पर चर्चा चल रही है इस मीटिंग में? सुनेन्द्रता, देखिए अभी करीब आधा घंटा हुआ है कि जब धामी सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक सचिवालय में शुरू हुई है, और करीब जो जानकारी अभी तक मिल रही कि करीब 40 के करीब फैसले हैं जिन पर आज धामी सरकार अपनी मोहर लगा सकती है। और महत्वपूर्ण यही है कि जो देवस्थानम एक्ट था उसको समाप्त करने के विधेयक का जो प्रस्ताव है उसको कैबिनेट में रखा जाएगा। और इसके अलावा कर्मचारियों को लाभ 3% डीए का लाभ वाले मामले पर भी राज्य सरकार फैसला ले सकती है। और आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स को बीमे कराने को बिल्कुल विनोद, जैसे ही जानकारी मिलेगी आपका रुख करेंगे। फिलहाल जो जानकारी आपने दी है आपका शुक्रिया। इस वक्त एक अहम मीटिंग चल रही है कैबिनेट की, कई प्रस्ताव हैं जिन पर चर्चा हो रही है। अगली खबर, देहरादून में होमगार्ड और नागरिक स्थापना दिवस पर रैतिक परेड का आयोजन हुआ है और इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। इस दौरान सीएम ने परेड का निरीक्षण किया और परेड की सलामी भी ली। तो देखिए, दो तस्वीरें हैं परेड से जुड़ी हुई। होमगार्ड और स्थापना दिवस के मौके पर यह रैतिक परेड, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसका आयोजन किया गया जिसमें सीएम धामी नजर आ रहे हैं सलामी लेते हुए। हम हमारी होमगार्ड फोर्स का लगातार विस्तार करने की ओर सोच रहे हैं। हमारा ध्यान आपको मिलने वाली ट्रेनिंग में और अधिक विस्तार देने पर भी है। और राज्य में होमगार्ड्स की जवानों की संख्या अभी 6,500 है। हम निश्चित रूप से इसको भविष्य में इसको बढ़ाने की ओर निश्चित रूप से कदम बढ़ाएंगे। साथ ही होमगार्ड निदेशालय में समूह ग के पदों पर होमगार्ड्स को 25% का आरक्षण भी तय किया जा चुका है। हमारी सरकार लगातार आपके सशक्तिकरण पर ध्यान दे रही है। फोर्स का सर्वांगीण विकास हमारी सरकार की योजनाओं का एक अहम हिस्सा है और हम पूरी गंभीरता के साथ इस ओर कार्य भी कर रहे हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद अब बीजेपी उत्तराखंड की सभी विधानसभा सीटों पर 70 सीटों पर विजय संकल्प रैली निकालेगी। इसकी तैयारी बीजेपी ने तेज कर दी है। रैली की शुरुआत देहरादून के प्रदेश कार्यालय से की जाएगी, जहां पार्टी के सभी पदाधिकारी रहेंगे, सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रहेंगे और वही इस रैली की शुरुआत करेंगे। कोरोना को लेकर सरकार एकदम 2-3 मीटिंग मुख्यमंत्री जी ने की है। नीचे स्तर तक एक पूरी संवेदनशीलता के साथ, पूरी गंभीरता के साथ इस पर काम हो रहा है और मैं समझता हूं कि इसमें कहीं किसी प्रकार का अधिकारियों को भी कहा गया है कोई ढिलाई नहीं करनी है। और कोरोना को उत्तराखंड राज्य में जैसे पहले भी हम लोगों ने कंट्रोल किया, अच्छे से कंट्रोल हो, सरकार ने इस प्रकार के निर्देश दिए। और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा समर्थन मिला है। उत्तराखंड जय हिंद जय भारत पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपना समर्थन पत्र सौंप दिया है। प्रियंका गांधी जी को उन्होंने समर्थन पत्र सौंपा। हमने भी उनसे आग्रह किया कि आप उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की मदद कर रहे हैं, तो हमारी मदद के लिए भी आप आएँ। और यहाँ भी 2-3 जिलों में उनकी बहुत अच्छी प्रेजेंस है और वो हमारे लिए एक स्वाभाविक सहयोगी हैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चतर सिंह कश्यप जी से हमने ये आग्रह किया था। उन्होंने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से परामर्श करके ये फैसला लिया कि हम उत्तराखंड में भी सक्रिय रूप से कांग्रेस की मदद करें। देहरादून दौरे के दौरान पीएम मोदी ने 18,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी थी, मगर कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है।
कांग्रेस का कहना है कि ये घोषणाएं कांग्रेस के समय में शुरू हुई थी, मगर बीजेपी इन्हें अपने कार्यकाल का बता रही है। भाजपा के जो बेस बदल करके अब भाजपा ही हो गए हैं, एक मंत्री जी भी सम्मिलित थे जो है, तो आज भी उनसे पूछा जा सकता है कि ये परियोजना क्या उस समय हवाई थी या आज झूठ बोला जा रहा है, क्योंकि ये परियोजना जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग पर रेलवे परियोजना है, ये नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में कांग्रेस के समय में स्वीकृत हुई थी। वित्तीय प्रावधान कांग्रेस के समय में हुआ था, काम कांग्रेस के समय में शुरू हो गया था, क्योंकि टनकपुर बागेश्वर का काम शुरू नहीं हो पाया था, उसको तो इन्होंने गड्डी कर दिया, उसको तो हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। हमारे क्षेत्रों में जो पहले से चली आ रही सुविधाएं जो कांग्रेस के समय में थी, उन सुविधाओं को बंद करने के पीछे अपने आर्थिक हित उनके नेताओं के साधने के उसमें आर्थिक हित साधने की मंशा जुड़ी है, और ये भी भ्रष्टाचार का एक मैं आरोप लगा रहा हूँ। ये भ्रष्टाचार के चलते सरकार ऐसा कर रही है। और उधर बाजपुर में यशपाल आर्या पे हुए हमले के मामले में कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने इसे लेकर बीजेपी पर बड़ा प्रहार किया है। भाजपा के इस कुकृत्य के खिलाफ एक व्यापक मोर्चा बनाएंगे और इसको हम चुनावी मुद्दा भी बनाएंगे कि भाजपा किस तरीके से अपने विपक्षियों के पर जानलेवा हमला करती है और उसके बाद किस तरीके से उस धमकी को दोहराने का काम करती है और डराने का काम करती है, मतलब जैसी करनी वैसी भरनी। विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने दावा किया है कि इस बार भी सूबे में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। उनका कहना है कि 2022 में 2/3 बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में आएगी। 2022 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। उसका कारण है इन 5 वर्ष 4.5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर क्षेत्र में, प्रदेश के अंदर, पूरे उत्तराखंड के अंदर हर क्षेत्र में विकास के कार्य हुए। और मैं जहाँ तक अपनी विधानसभा क्षेत्र की बात कहूँ, मैं ऐतिहासिक काम हमारी विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अंदर हुए। आम आदमी पार्टी 9 दिसंबर को विधानसभा का घेराव करने जा रही है। आम आदमी पार्टी का कहना यह है कि पिछले 4.5 साल में सूबे में विकास का कोई काम नहीं हुआ, इसीलिए वो इसे लेकर विरोध जताएगी। धामी जी सिर्फ घोषणा पे घोषणा किए जा रहे हैं। पिछले 4.5-5 साल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक भी ऐसा काम नहीं किया गया कि जिसमें सीधा जनता को लाभ पहुंचता हो, और इसी को लेकर के हमने पहले भी सरकार से 5 सवाल पूछे थे कि 5 ऐसे काम आप गिना दें जिससे सीधा जनता को लाभ मिलता हो, लेकिन उन्होंने एक भी ऐसा काम ना तो जनता के सामने रखा, ना मीडिया के सामने रखा। और उधर रुड़की नगर निगम में मेयर और पार्षद के बीच विवाद हो गया। पार्षदों का कहना है कि मेयर विकास कामों पर ध्यान नहीं दे रहे, जबकि मेयर का कहना है कि उनकी ओर से कोई विवाद है ही नहीं, बल्कि नगर निगम के 6 पार्षदों ने उन पर हमला किया था। अब इसके साथ ही उन पार्षदों को नगर निगम के अधिकारियों का भी संरक्षण मिला हुआ है। हम चाहते हैं इस्तीफा, तो जब इनमें काम नहीं हो रहा तो इस्तीफा दे दें, अन्य कार्य करें। अभी इतने दिन देखो, इतने दिन से हो रहा है, अभी तक एक बार भी आगे हम उनके ऑफिस के बाहर आगे बैठे हैं, अभी तक उन्होंने हमारे से कोई एक बार भी बात नहीं करी है कि भाई मैं मीटिंग कर लूँगा। मीटिंग करने में दिक्कत क्या है? या तो फिर रुड़की की जनता का विकास के लिए बाधित है कि रुड़की की जनता का जितना विकास होना है वो बाधित कर रहे हैं पार्षदों द्वारा, और वो वही पार्षद हैं जिन्हें नगर निगम के अधिकारियों का पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। पूर्णतः वो लोग ठेकेदारी करते हैं, उस ठेकेदारी से आर्थिक लाभ लेते हैं और कहीं ना कहीं अधिकारियों के पूर्णतः संरक्षण में हैं। हरिद्वार की रानीपुर विधानसभा सीट से विधायक आदेश चौहान के खिलाफ उनकी विधानसभा के लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि विधायक ने उनके क्षेत्र में विकास के काम नहीं करवाए हैं, इसीलिए लोगों में विधायक के खिलाफ गुस्सा है। दोबारा काम ना किया जा रहा है, कितने समय कितने वर्ष लगा। पिछले 10 वर्षों से विधायक जी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन यहाँ पर एक सड़क का भी निर्माण नहीं किया गया है। तो इस वजह से हम ये चाहते हैं कि हमारे विधायक जी का चेहरा यहाँ पर बदला जाए। पार्टी जो भी चेहरा डिसाइड करेगी हम उनकी सपोर्ट में रहेंगे। आइए अब बात कर लेते हैं। इन दिनों एक तरफ उत्तराखंड में सियासी पारा चढ़ा हुआ है,
तो वहीं दूसरी तरफ बर्फबारी की वजह से कुदरत का पारा गिरता जा रहा है। बिल्कुल हम बात कर रहे हैं बर्फ की सफेद चादर किस तरीके से बिछने लगी है जगह जगह से आई उन तस्वीरों की जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देखिए ना किस तरीके से उत्तराखंड में समय के साथ साथ ये नज़ारे और खूबसूरत होते जा रहे हैं। बर्फबारी का लुत्फ उठाते औली में लोगों को देखिए, जोशीमठ की तस्वीरें आपके सामने हैं। चमोली में भी कुदरत का नज़ारा कितना खूबसूरत हो गया है। ट्रैकर्स के लिए ये जन्नत से कम नहीं है। उत्तरकाशी की बात कीजिए तो वहाँ भी ये कोई सीनरी सा दिखाई देता है। धारचूला हो, बड़कोट हो, सुंदर है ये तमाम तस्वीरें जो इस वक्त उत्तराखंड से दिखाई देती है। तो देखिए किस तरीके से जोशीमठ में मौसम का मिजाज बदल गया है। इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम हो, औली हो, हेमकुंड साहिब हो या फूलों की घाटी, हर तरफ ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। इसके साथ ही नंदा देवी, नीलकंठ, कामेट माड़ा और हाथी गोड़ी समेत दर्जनों चोटियां ऐसी हैं जो बर्फ से ढक चुकी है। बद्रीनाथ धाम में तो 3 इंच तक बर्फ की मोटी चादर बिछ चुकी है। और क्षेत्र की आप बात करते हैं तो जाहिर तौर पर बर्फबारी की वजह से तापमान काफी नीचे है, ठंडक बढ़ गई है। उधर जोशीमठ की औली में भी बर्फबारी हुई है और सैलानियों को इन वादियों की तरफ वो अट्रैक्ट कर रही है। कैसे, देखिए इन तस्वीरों को। सैलानियों को बर्फबारी की जैसे ही खबर मिल रही वो औली का रुख कर रहे हैं और जैसे ही वो पहुंच रहे हैं उन्हें ये खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है, महसूस करने को मिल रहा है और हमें ऐसी तस्वीरें साफ तौर पे बयां करती हैं। हाँ, यमुना घाटी में भी मौसम का मिजाज बदला है। यहाँ पर एक तरफ यमुनोत्री धाम में बर्फबारी हुई है तो दूसरी तरफ माँ यमुना के शीतकालीन प्रवास जो खरसाली है वहां पर भी बर्फ गिरी है। चारों तरफ बस बर्फ ही बर्फ है। पेड़ों को देखिए वो भी बर्फ से ढके हुए हैं। तो ये नजारा है बड़कोट का। लेकिन बर्फबारी का दूसरा पहलू ये है कि टिहरी में बर्फबारी को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है क्योंकि सड़कें बंद होने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आशंका जताई गई है। जो सेंसिटिव जगह हैं, संवेदनशील प्लेसेस हैं, उनको चिन्हित किया गया है, देख लिया गया है। कंट्रोल रूम से अब उन पर निगरानी रखी जा रही है क्योंकि अगर बर्फ ज्यादा गिरती है तो यही वो रोड है, यही वो रास्ते जो सबसे पहले ब्लॉक होते हैं, बंद होते हैं। तो इसे लेकर प्रशासन मौसम विभाग के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, सतर्क रह रहा है। उधर धारचूला के दरमा और व्यास घाटी के उच्च हिमालयी क्षेत्र में भी बर्फबारी हुई है। तापमान काफी गिर चुका है और उच्च हिमालयी क्षेत्र की यानी पंचाचूली की, दुक्तू की और नाबी ढांगा, लिपू लेक, इनकी भी आप बात करते हैं, यहाँ भी बर्फबारी है। जाहिर तौर पर पारा लुढ़का है, ठंडक बढ़ी है। चमोली भी बर्फबारी से अछूता नहीं है। यहाँ भी जिले के देवाल ब्लॉक से ब्रह्मताल ट्रैक पर बर्फ पड़ी है, उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। और ऐसे में पर्यटकों के लिए ये स्वर्ग है। लुत्फ उठाते तमाम पर्यटक नजर आए हैं, चाहे वो रूपकुंड हो, ब्रह्मताल हो। ऐसे ट्रैक पर देश विदेश से पर्यटक पहुंचते हैं इसी बर्फबारी के मजे के लिए, इसी बर्फबारी के एडवेंचर के लिए। उत्तरकाशी की हाशिल घाटी में भी बर्फबारी की सुंदर तस्वीर सामने आई है, हम आपको दिखाते हैं। जिले के जितने ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर बर्फ पड़ रही है और संडे को यानी रविवार को गंगोत्री धाम में भी बर्फबारी हुई है। और उसके बाद कैसा नजारा है, कैसी तस्वीरें हैं, ये आपके सामने। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट का सियासी गणित क्या कहता है? इस सीट पर फिलहाल गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद विधायक हैं। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट सूबे की हॉट सीट में शुमार होती है। यहां से गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद विधायक हैं। 2002 और 2007 में हुए विधानसभा चुनाव में बसपा के हाजी तस्लीम अहमद विधायक चुने गए थे, मगर 2012 में परसीमन के बाद इस सीट को हरिद्वार ग्रामीण नाम दिया गया। 2012 में हुए इस चुनाव में इस सीट पर भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर स्वामी यतीश्वरानंद की जीत हुई। 2017 में भी स्वामी यतीश्वरानंद ने अपनी जीत का क्रम जारी रखा और तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत को शिकस्त दी थी।
हरीश रावत के हारने के बाद माना जा रहा था कि स्वामी यतीश्वरानंद को त्रिवेंद्र रावत मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, मगर 4 साल तक चली त्रिवेंद्र रावत सरकार में मंत्रियों के पद खाली रहने के बावजूद स्वामी यतीश्वरानंद को मंत्री नहीं बनाया गया। तीरथ सिंह रावत सरकार बनते ही उन्हें गन्ना राज्य मंत्री सहित दूसरे कई विभागों की जिम्मेदारी दी गई। यतीश्वरानंद दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास के काफी काम करवाए। तो रवासन नदी पर पुल, जो पिछले सैकड़ों साल से लोग उस पुल की मांग कर रहे थे, वो पुल बनाया है, वो तैयार हो चुका है और लोगों ने उस पर चलना शुरू कर दिया है। अभी उसका लोकार्पण होना है। और दूसरा, उस क्षेत्र के अंदर कोई डिग्री कॉलेज नहीं था। एक मॉडल डिग्री कॉलेज बनवाने का काम मैंने वहाँ पर किया, हमारी सरकार ने किया है। मेरी विधानसभा का बहुत बड़ा गांव है बहादुरपुर जट, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पुष्कर सिंह धामी जी ने उसकी घोषणा की थी एक कार्यक्रम के अंदर। उसका भी जियो निकलने वाला है और उस पर भी हम बहुत जल्दी काम शुरू कर देंगे। स्वामी यतीश्वरानंद पिछले 2 टर्म से विधायक हैं। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री बनने के बाद उनका कद और बढ़ गया है, मगर जनता की नाराजगी इस बात को लेकर है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में विकास के काम बेहद कम हुए हैं। गन्ना मंत्री बनने पर भी वो किसानों की समस्याएं दूर नहीं करा पाए। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रोहित सिखौला की रिपोर्ट देख लिया आपने। अब आपको दिखाते हैं कि 2017 विधानसभा चुनाव में इस सीट का रिजल्ट क्या रहा है। तो देखिए, बीजेपी की तरफ से स्वामी यतीश्वरानंद मैदान में थे और कांग्रेस की तरफ से हरीश रावत मैदान में थे, मगर यहां स्वामी यतीश्वरानंद ने हरीश रावत को चुनाव हराकर बाजी अपने नाम की थी। आइए अब आपको दिखाते हैं गन्ना मंत्री का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। नंबर 1, मंत्री होने के बावजूद किसानों की समस्याएं दूर नहीं हो पाई हैं, ये एक बड़ी चीज है। दूसरा, शुगर मिल में अगर आप बात करते हैं मनमानी होती है, इसे भी नहीं रोक पाए हैं। तीसरा, विधानसभा क्षेत्र में जो समस्याएं थी वो सही तरीके से उठ नहीं पाई हैं। चौथा, 10 साल से विधायक होने पर भी कोई बड़ी उपलब्धि दिखाई नहीं देती है क्षेत्र में। पांचवा, विधानसभा क्षेत्र में बड़े कम सक्रिय दिखाई देते हैं। ये बड़ी चीजें निकल करके सामने आती हैं। और हरिद्वार ग्रामीण सीट से विधायक और धामी सरकार में मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत विकास किया है, बहुत काम करवाए हैं, मगर पूर्व सीएम हरीश रावत उनके दावों पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, छोटे और मोटे काम तो बहुत है, हजारों की संख्या में है। भाई, किसी का रोजगार लगाना, गांव में छोटी सड़कें बनवाना। एक काम मैंने किया था मेरे यहाँ, क्योंकि खनन से काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, पिछले 8-10 साल से बंद पड़ा हुआ था। मैंने निगम का खनन वहाँ पर शुरू करा ताकि मजदूरों को काम मिल सके। हम एक पुल बना करके गए, वहाँ 3 पुलों की ज़रूरत है, हमने उसको किया होता। और यदि हमारे पास अवसर रहता तो जो हमारे इसको कोटद्वार को लालढांग से जोड़ने वाला मार्ग है, हमने उस मार्ग को 2018 में पूरा कर दिया। मैं नहीं जानता क्या काम किया, लेकिन ये ज़रूर किया उन्होंने, कुछ वैमनस्य बढ़ाया आपस का और उसके जरिए अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम जरूर किया। मैंने इसके अलावा तो कुछ देखा नहीं। चलिए अब आपको दिखा देते हैं कि हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के बीच जो जनता वहां रह रही है उनके बीच मुद्दे कौन कौन से हैं। तो पहला मुद्दा आता है, गन्ना मंत्री होने के बावजूद किसानों की समस्या तो सॉल्व नहीं हो पाई है। दूसरा कि पथरी क्षेत्र में सड़कों की जो स्थिति है वो बड़ी बुरी दिखाई देती है, लोग परेशान हैं। और विधानसभा क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं वाले अस्पताल की राह अभी भी लोग देख रहे हैं। अवैध खनन पर जो रोक की उम्मीद लोग जता रहे थे वो नहीं लग पाई है और आजीविका भी प्रभावित है। जंगली जानवर ये भी एक बड़ा मुद्दा है, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं लेकिन राहत मिलती दिखाई नहीं देती है। तो चलिए, ये था 70 का संग्राम और विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड, जो कि मंत्री भी है। आज 70 के संग्राम में इतना ही। बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।